सभी छोटे बड़े श्रोताओं को सुनीता भटनागर का प्यार भरा नमस्कार। ऑडियो स्टोरीज के हमारे चैनल कहानी जगत में आप सभी का स्वागत है। हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं निर्मल वर्मा जी द्वारा रचित कहानी अंतर। बस से उतरकर वह बाजार के चौराहे पर खड़ा हो गया। सामने टाउन हॉल की इमारत थी, लंबी और भयावह। पहली मंजिल पर लंबी मैली खिड़कियां थीं, जिनके शीशे पर शाम की धूप और भी मैली दिख रही थी। उससे हटकर कुछ दुकानें थीं, एक पब, एक नाई की दुकान और दो जनरल स्टोर। आगे छोटा सा स्क्वायर था। आखिरी बस कितने बजे जाएगी? उसने उसी बस के कंडक्टर से पूछा जिसमें वह आया था। 10 बजे। कंडक्टर ने उड़ती हुई निगाहों से उसे देखा और ओवरकोट की जेब से बियर की बोतल निकाल ली। वह दुकानों की तरफ चला आया। वह यहाँ पहली बार आया था, किंतु उसे विशेष अंतर नहीं जान पड़ा। वह जब कभी प्राग से दूर छोटे शहरों में जाता था, वे उसे एक समान ही दिखाई देते थे। टाउन हॉल, चर्च और बीच में स्क्वायर और खाली सा उनीदापन। हवा ठंडी थी, हालांकि मई का महीना आगे बढ़ चुका था। उसने अपने डफल बैग से मफलर निकाल लिया। दस्ताने उसके कोट की जेब में थे। वह उन्हें अभी नहीं पहनना चाहता था। उसकी पीठ पर स्लीपिंग किट थी। अगर कहीं रात की बस वह नहीं पकड़ सका तो बाहर ही सो जाएगा। उसे होटल की अपेक्षा बाहर सोना हमेशा अच्छा लगता था, अगर ठंड ज्यादा ना हो तो। जब पिछली बार गर्मियों में वह उसके साथ मोराविया गई थी, तो भी वे बाहर ही सोते थे, एक ही स्लीपिंग किट में। वे इसी तरह सारा मोराविया घूम लिए थे। उसके साथ पहले पहल उसे बाहर सोने की आदत पड़ गई थी। होटल की बचत होती थी, उसे वे हमेशा बियर पर खर्च कर देते थे। वह कुछ देर तक पिछली गर्मियों के बारे में सोचता रहा। फिर उसने मफलर को अच्छी तरह गले और कानों से लपेट लिया। ठंड काफी है, उसने सोचा, लेकिन असहनीय नहीं है। असहनीय शायद कुछ भी नहीं है, उसके लिए भी नहीं। शुरू में वह बहुत डर गई थी, अब वह ठीक होगी। अब कोई डर नहीं है, उसने सोचा। अब बिल्कुल कोई डर नहीं है, उसने दोबारा अपने से कहा। वह कुछ देर तक खाद्य पदार्थों के स्टोर के सामने खड़ा रहा। शो विंडो में गौर से देखता रहा, फिर कुछ सोचकर भीतर चला आया। दुकान में सेल्फ सर्विस थी। उसने काउंटर के नीचे से एक टोकरी निकाल ली। दोनों ओर लंबी कतार में छोटे बड़े टिन के डिब्बे रखे हुए थे। इन दिनों ताज़े फल देखने को भी नहीं मिलते थे। उसने आड़ुओं और अनानास के 2 टिन टोकरी में रख लिए। आधा किलो सलामी और फ्रेंच पनीर की कुछ टिक्कियां भी लिफाफे में बंधवा ली। उसे फ्रेंच चीज़ हमेशा ही बहुत पसंद थी। रात को जब कभी वह उसके कमरे में सोती थी, तो एक चूहे की तरह उसे बराबर कुतरती रहती थी। स्टोर से बाहर निकलते हुए उसे कुछ याद आया और उसने दोबारा मुड़कर लीपा का एक पैकेट खरीद लिया। अस्पताल में शायद उसके पास सिगरेट नहीं होगी, उसने सोचा। सारा सामान उसने अपने डफल बैग में रख लिया। स्टोर से बाहर निकलकर उसे प्यास सी महसूस हुई। समय काफ़ी है, उसने सोचा। ज़्यादा नहीं है, लेकिन वह छोटी बियर के लिए काफ़ी है। स्क्वायर पार करके वह पब में चला आया। वह बैठा नहीं, बार के काउंटर के सामने खड़ा रहा। एक छोटी बियर, उसने कहा। बारमैन ने बिना उसकी ओर देखे एक मग बियर नल के नीचे रख दिया। जब झाग मग से ऊपर चढ़कर बाहर निकलने लगा, उसने नल की टोंटी बंद कर दी। एक मैले तौलिए से मग को साफ किया और उसके सामने रख दिया। उसने होंठों से मग लगा लिया। बियर कसैली और गुनगुनी सी थी, फिर भी उसे बुरी नहीं लगी। बारमैन इस बीच जेब से एक सॉसेज निकाल कर खाने लगा था। वह एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था। उसकी नीली आंखें आंसुओं में तैर रही थीं। आप बता सकेंगे अस्पताल किस तरफ है? उसने पूछा। बारमैन ने गौर से उसकी ओर देखा, फिर उसकी आंखें उसके स्लीपिंग किट पर ठहर गईं। क्या प्राग से आए हो? उसने सिर हिलाया। वह तनिक संदेह भरी दृष्टि से उसकी ओर देखता रहा। टाउन हॉल की दाईं तरफ सिमेट्री से जरा आगे, उसने कहा। क्या ज्यादा दूर है? उसने पूछा। उसने आधी कतरी हुई सॉसेज को अश्लील ढंग से ऊपर कर दिया। 1 किलोमीटर, उसने हंसते हुए कहा। उसने उसे धन्यवाद दिया।
3 क्राउन का नीला नोट काउंटर पर रखा और बिना चेंज की प्रतीक्षा किए बाहर चला आया। बाहर बसंत का चमकीलापन था, वैसा बोझिल नहीं जो गर्मियों में होता है। एक धुंधला सा हल्का सा आलोक जो लंबी सर्दियों के बाद आता है। 10 मिनट का रास्ता था और वह तेजी से चल रहा था। उसे अब ज्यादा घबराहट नहीं थी। उसे अब उतनी घबराहट नहीं थी जितनी बस में हो रही थी। बियर के बाद उसे हल्का सा लग रहा था। स्क्वायर छोड़ने के बाद वह एक खुले रास्ते पर आ गया था। हवा ठहर गई थी और कभी कभी दूर के खेतों में ट्रैक्टर का घुर्र घुर्र स्वर मक्खे के भिन भिनाहट सा सुनाई दे जाता था। सिमिट्री के पास आकर उसने सिगरेट जलाई, फिर डफल बैग को एक कंधे से उतार कर दूसरे कंधे पर लटका लिया। सिमिट्री के इर्द गिर्द बरवा के पेड़ थे और उनकी नई पत्तियां डूबती हुई धूप में झिलमिला रही थीं। कच्ची सड़क पर बर्फ के पिघलने से कहीं कहीं दलदल सा जमा हो गया था और उन पर मोटर लारियों और ट्रकों के निशान उभर आए थे। उसने अपने पैंट के पायचे ऊपर चढ़ा लिए। उसे खुशी हुई कि यहाँ उसे देखने वाला कोई नहीं है, लेकिन वह उसे देखकर जरूर हैरान हो जाएगी। वह शायद खुश भी होगी, लेकिन इसके बारे में वह निश्चिंत नहीं था। उसने प्राग से आते समय उसे मना कर दिया था। वह नहीं चाहती थी कि किसी को कोई संदेह हो सके। उन्होंने यह तय किया था कि वह 2 दिन यहाँ अस्पताल में रहेगी। बाद में जब वह वापस प्राग आएगी तो किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। अस्पताल के गेट के सामने वह रुक गया। छोटी सी पहाड़ी के ऊपर उसकी इमारत किसी कॉलेज हॉस्टल की तरह दिखाई दे रही थी, उतनी ही आत्मीय और निर्दोष। अस्पताल की इमारतों में अक्सर जो ठिठुरता हुआ नंगापन होता है, वह उसमें बिल्कुल नहीं था। उसने अपनी पैंट के पायचे नीचे की ओर मोड़ दिए और दरवाजा खोलकर भीतर चला आया। सामने एक लंबा कॉरिडोर था। बीच बीच में फूलों के गमले रखे थे। साफ सुथरे फर्श पर कॉरिडोर के खंभों की टेढ़ी छायाएं धूप में खिंच आई थी। जीने के पास उसे एक बड़ा सा डेस्क दिखाई दिया। ऊपर रिसेप्शन का साइन बोर्ड लगा था। उसके पीछे एक स्त्री नर्स की पोशाक में बैठी थी। वह अखबार पढ़ रही थी और उसका चेहरा नहीं देखा जा सकता था। वह कुछ झिझकता हुआ सा डेस्क की ओर बढ़ा। नर्स ने अखबार से सिर उठाकर उसकी ओर देखा। किससे मिलना चाहते हैं? उसने नाम बताया। उसे लगा वह नर्स ही नहीं है, नर्स की पोशाक में वह एक स्त्री भी है। इस ख्याल से उसे कुछ सांत्वना सी मिली। उसने डेस्क की दराज से एक लिस्ट निकाली। मैटरनिटी वार्ड में? उसने पूछा। वह कुछ क्षण तक असमंजस में खड़ा रहा। फिर उसने माथे का पसीना पोंछा। मुझे यह नहीं मालूम, मैं पहली बार यहाँ आया हूँ। क्या आप लिस्ट में देख सकती हैं? उसने कहा। हालांकि यह कहने की कोई ज़रूरत नहीं थी, वह पहले से ही लिस्ट देख रही थी। मैटरनिटी वार्ड में आपकी पत्नी का नाम नहीं है? नर्स ने प्रश्न भरी दृष्टि से उसकी ओर देखा। वह मेरी पत्नी नहीं है, उसने कहा। मेरा मतलब है अभी तक हम विवाहित नहीं हैं। उसने डेस्परेट होकर मुस्कुराने की कोशिश की। फिर उसे लगा कि यह स्पष्टीकरण न केवल निरर्थक है बल्कि मूर्खतापूर्ण भी। नर्स ने कुछ अजीब रूखे ढंग से उसकी ओर देखा और फिर धीरे से अपने बाल पीछे समेट लिए। आपको मुझे यह पहले बता देना चाहिए था, उसने कहा। उसके स्वर में खीज नहीं थी, सिर्फ एक ठंडी सी विरक्ति थी। उसने डेस्क के भीतर से दूसरी लिस्ट निकाल ली। एक बार फिर नाम पूछा। वह चुपचाप प्रतीक्षा करने लगा। पहली मंजिल, दाईं तरफ, सर्जिकल वार्ड। उसने सरसरी निगाहों से उसकी ओर देखा और फिर अखबार पढ़ने लगी। वह गलियारे के अंतिम छोर पर पहुंचकर सीढ़ियां चढ़ने लगा। दोनों तरफ दरवाजे खुले थे। औरतें अपनी जुपानों में बिस्तरों पर बैठी थीं। दरवाजों के बाहर रस्सी पर नायलॉन की जुराबें, ब्रेजियर और अंडरवियर सूख रहे थे। हवा में एक खट्टी गिलगिली सी गंध ठहर गई थी जो अक्सर औरतों की घरेलू देहों या कपड़ों से आती हैं। लोहे की रेलिंग पर रेत से भरी हुई लाल नीली बाल्टियां लटक रही थीं, शायद आग बुझाने के लिए, उसने सोचा। जब वह सर्जिकल वार्ड की तरफ मुड़ा तो उसे लगा कि जैसे किसी ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया हो। वह तनिक चौंक कर पीछे मुड़ा। एक लंबे कद का हष्ट-पुष्ट व्यक्ति उसके सामने खड़ा था। उसने लंबा सफेद कोट और पाजामा पहन रखा था
जो यहाँ डॉक्टरों की पोशाक होती है। किससे मिलना है? उसने पूछा। उसने फिर नाम बताया। अच्छा, लेकिन इसे यहीं छोड़ देना होगा। उसने अंगूठे से उसके स्लीपिंग किट की ओर इशारा किया। उसने स्लीपिंग किट पीठ से उतार कर एक कोने में रख दिया। इसमें क्या है? उसने उसके डफल बैग की ओर देखा। उसने चुपचाप कंधे से बैग उतार कर उसके सामने रख दिया। डॉक्टर ने सरसरी निगाह से बैग में रखे डिब्बों को देखा और फिर धीरे से हंस दिया। सो यू आर द मैन, उसने अपनी भाषा छोड़कर अंग्रेजी में कहा। क्या मतलब? कुछ नहीं। वह फिर अपनी भाषा पर उतर आया था। बेड नंबर 17, सिर्फ आधा घंटे। वह अभी बहुत कमज़ोर है, उसने रूखे व्यावसायिक स्वर में कहा। तुम भीतर जा सकते हो। लेकिन उसके बाद वह तुरंत भीतर नहीं जा सका। कुछ देर तक वह डफल बैग को बच्चों की तरह दोनों हाथों में लेकर खड़ा रहा। दरवाजे के पास एक खाली व्हील चेयर थी। सामने एक बड़ा सा हॉल था। दोनों तरफ छोटे छोटे क्यूबिकल थे और उनके बीच लंबे गुलाबी रंग के पर्दे लटक रहे थे। हर क्यूबिकल के पीछे एक मध्यम सी रोशनी टिमटिमा रही थी। हॉल के एक कोने में स्ट्रेचर पड़ा था। उस पर कुछ रुई की गंदी पट्टियां थीं। शायद कोई नर्स जल्दी में उन्हें उठाना भूल गई थी। वह भीतर चला आया। स्लीपिंग किट उतारने के बाद उसे अपनी पीठ बहुत हल्की लग रही थी। 17 नंबर के आगे आकर खड़ा हो गया। भीतर निपट शांति थी। वह शायद सो रही थी, उसने सोचा। पहले क्षण में वह उसे दिखाई ही न दी। सामने एक बड़ा सा बिस्तर था, बिल्कुल समतल और सफ़ेद। उस पर 2 लंबी चादरें थीं और वे बिल्कुल सफ़ेद थीं। यह पता चलाना भी मुश्किल था कि सिरहाना किस तरफ है। बिस्तर पर कहीं भी कोई उतार चढ़ाव नहीं। एक क्षण के लिए उसे लगा कि वह खाली है। वह खाली नहीं था। चादर से उसका सिर बाहर आया, फिर आंखें। वह उसे देख रही थी। फिर एक छोटी सी मुस्कुराहट उसके होंठों पर सिमट आई। वह पहचान गई थी। उसने आंखों से स्टूल की ओर इशारा किया। उस पर दूध से भरा एक कप रखा था। तुमने पिया नहीं? उसने झुककर कहा। बाद में, इसे नीचे रख दो। उसने स्टूल बिस्तर के पास खिसका लिया। कब आए? अभी कुछ देर पहले। उसके होंठ जामुनी रंग के हो आए थे। जगह जगह से लिपस्टिक की लाइन टूट गई थी। कब हुआ? उसने पूछा। सुबह। अपना कोट उतार दो। उसने अपना कोट और डफल बैग उतार कर स्टूल के पीछे रख दिया। खिड़की बंद थी। नीचे उसका सूटकेस पड़ा था, जो वह प्राग से अपने साथ लाई थी। ज्यादा देर तो नहीं लगी? उसने पूछा। नहीं, उन्होंने क्लोरोफॉर्म दे दिया था, मुझे कुछ भी पता नहीं चला। उसने कहा। मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें कुछ भी पता नहीं चलेगा, तुम मानती ही नहीं थी। उसने मुस्कुराने की कोशिश की। वह चुपचाप उसकी ओर देखती रही। मैंने तुमको आने के लिए मना किया था, उसने कहा। मुझे मालूम है, लेकिन अब मैं यहाँ हूँ। वह बिस्तर पर झुक आया। उसने उसके भूरे बालों को चूमा, फिर होंठों को। कमरे की गर्मी के बावजूद उसका चेहरा बिल्कुल ठंडा था। वह चूमता रहा। वह तकिए पर सिर सीधा किए लेटी रही। अब तुम सुखी हो? उसका स्वर बहुत धीमा था। हम दोनों पहले भी सुखी थे, उसने कहा। हाँ, लेकिन अब तुम सुखी हो? तुम जानती हो, यह हम दोनों के लिए ठीक था। मैंने तुमसे पहले भी कहा था। चादर उसके वक्ष के नीचे खिसक आई। उसने हरे रंग की नाइट शर्ट पहन रखी थी। उस पर काले रंग के फूल थे। अपने कमरे में उन फूलों को देखकर उसकी देह में मीठा सा तनाव उत्पन्न हो जाता था। अब वे उसकी आंखों को चुभ रहे थे। यह क्या है? उसने डफल बैग की ओर देखा। कुछ नहीं, मैंने कुछ चीजें यहाँ खरीद ली थी। वह बारी बारी से हर चीज को बैग से निकालकर बिस्तर पर रखने लगा। आड़ू और अनानास के टिन, सलामी, फ्रेंच पनीर, लीपा का पैकेट। तुम एक पनीर अभी लोगी? नहीं, बाद में। वह बिस्तर पर बिखरी चीजों को देखती रही। इन दिनों तुम्हें खाने पीने में लापरवाही नहीं करनी चाहिए, उसने कहा। वहां किसी ने मेरे बारे में पूछा तो नहीं था? नहीं, किसी को नहीं मालूम कि तुम यहाँ हो, उसने कहा। वह कुछ देर तक आंखें मूंद कर लेटी रही। उसके बाल पहले भी छोटे थे। तकिए पर सटे रहने के कारण अब वे और भी सिमट आए थे। पिछली गर्मियों में उसने उन्हें काले शेड में रंगा था, सिर्फ उसे खुश करने के लिए। उसे ज्यादा अच्छे नहीं लगे थे,
तब से वे फिर धीरे धीरे भूरे हो चले थे। हालांकि अब भी कहीं कहीं बीच में काला शेड दिखाई दे जाता था। तुम्हें थकान लग रही है? उसने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। नहीं। उसने उसकी ओर देखा। फिर उसने उसका हाथ चादर के नीचे घसीट लिया। धीरे धीरे वह उसे अपने पेट पर ले गई। कुछ फर्क लगता है? उसने पूछा। उसका हाथ उसके नंगे गर्म पेट पर पड़ा रहा। तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं। वह धीरे से हंस पड़ी। अब मुझे बहुत हल्का सा लग रहा है। अब यहाँ कुछ भी नहीं है। उसने उसकी ओर देखा। उसके होठों की रूखी लिपस्टिक रोशनी में चमक रही थी। उसने धीरे से अपना हाथ बाहर खींच लिया। तुम्हें ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, उसने कहा। मुझे बड़ा हल्का सा लग रहा है, उसने कहा। डॉक्टर ने तुमसे कुछ कहा था? नहीं, लेकिन 1 महीना पहले आ जाती तो इतनी कमजोरी नहीं होती। तुम्हें काफी कमजोरी महसूस हो रही है? उसने पूछा। नहीं, मुझे बड़ा हल्का सा लग रहा है। मैंने तुमसे पहले भी जल्दी आने के लिए कहा था, लेकिन तुम टालती रही। तुम हर बात पहले से ही ठीक कहते हो, उसने कहा। वह चुप रहा और दूसरी ओर देखने लगा। तुमने बुरा मान लिया? वह कोहनी के सहारे बैठकर उसकी ओर देखने लगी। नहीं, लेकिन तुम्हें ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, उसने उसके बालों को सहलाते हुए कहा। देखो, अब कोई फिक्र नहीं है, उसने कहा। अब मैं ठीक हूँ। लेकिन तुम अब भी उसके बारे में सोचती हो, उसने कहा। मैं किसी के बारे में नहीं सोचती, उसने कहा। फिर उसने उसके कोट के बटन खोल दिए। तुमने स्वेटर नहीं पहना? उसने पूछा। आज ज्यादा सर्दी नहीं थी, उसने कहा। वे कुछ देर चुप बैठे रहे। बीच में नर्स आई थी। वह ब्लॉन्ड थी और देखने में काफी खुश मिजाज सी जान पड़ती थी। उसने उन दोनों को देखा, फिर वह बिस्तर के पास चली आई। तुम्हें अभी इस तरह नहीं बैठना चाहिए। नर्स ने उसका सिर तकिए पर टिका दिया। फिर उसने एक नज़र उसकी ओर देखा। इन पर ज्यादा स्ट्रेन डालना ठीक नहीं होगा। मैं कुछ देर में चला जाऊंगा, उसने कहा। नर्स ने बिस्तर पर बिखरी चीजों को देखा। वह उसकी ओर मुड़ी और मुस्कुरा दी। आपको भविष्य में सावधान रहना चाहिए, उसने कहा। उसके स्वर में हल्का सा मजाक था। वह चुप रहा और दूसरी ओर देखने लगा। जाते हुए वह ठहर गई। तुम्हारे पास रुई काफी है? उसने पूछा। हाँ, धन्यवाद सिस्टर, उसने कहा। नर्स बाहर चली गई। तुम जरा दूसरी तरफ मुड़ जाओ, उसने धीरे से कहा। वह तकिए के नीचे से कुछ निकाल रही थी। मैं बाहर चला जाता हूँ, उसने कहा। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं, सिर्फ अपना सिर मोड़ लो। वह पीछे दीवार की ओर देखने लगा। उसे बहुत पहले की रातें याद हो आईं, जब वह उसके कमरे में बिस्तर से उठकर कपड़े पहनती थी और वह दीवार की ओर मुंह मोड़कर उसके स्कर्ट की सरसराहट सुनता रहता था। बस ठीक है, उसने कहा। उसने स्टूल मोड़कर उसके सिरहाने के पास खिसका दिया। हवा में हल्की सी गंध थी, जो क्लोरोफॉर्म की गंध से अलग जान पड़ती थी। उसकी आंखें अनायास पलंग के नीचे चिलमची पर पड़ गईं। उसमें खून में रंगी बहुत सी पट्टियां पड़ी थी। यह खून उसका हो सकता है, उसे विश्वास नहीं हो सका। क्या तुम्हें अब भी? वह बीच में रुक गया। नहीं, अब बहुत कम आ रहा है। उसने झुककर चिलमची को पलंग के नीचे खिसका दिया। तुम्हारे पास सिगरेटें हैं? उसने पूछा। वह फिर लेट गई। उसने लीपा की डिब्बी से 2 सिगरेटें निकालकर मुंह में रख लीं। दोनों को दिया सलाई से जलाया और उनमें से एक उसे दे दी। तुम यहाँ सिगरेट पी सकती हो? नहीं, लेकिन कोई देखता नहीं। उसने एक लंबा गहरा कश लिया। धुआं बाहर निकलते समय उसके नथुने धीरे से कांप रहे थे। फिर उसने उसे चिलमची में फेंक दिया। मैं पी नहीं सकती। एक पतली कमजोर सी मुस्कुराहट उसके होठों पर सिमट आई। उसने चिलमची से सिगरेट निकालकर बुझा दी। सिगरेट के एक सिरे पर उसकी लिपस्टिक का निशान जमा रह गया था। तुम अब एक पनीर लोगी? नहीं, तुम्हें अब जाना चाहिए। मैं चला जाऊंगा, अभी समय है। उसने अपनी आंखें मूंद ली थीं। लंबी भूरी पलकें उसके पीले चेहरे पर मोम की गुड़िया की पलकों से दिखाई दे रही थीं। तुम्हें क्या नींद आ रही है? उसने धीमे स्वर में पूछा। नहीं, उसने आंखें खोल दी। उसका हाथ अपने हाथ में लेकर वह उसे धीरे धीरे मसलने लगी। मैंने सोचा था तुम आओगे, उसने कहा। वह चुपचाप उसे देखता रहा। सुनो, अब हम पहले की तरह रह सकेंगे। उसके स्वर में हल्का सा विस्मय था। तुम्हें याद है? उसने उसका हाथ दबाकर कहा। पिछली गर्मियों में हम इटली जाना चाहते थे। अब हम वहां जा सकते हैं।
अब हम कहीं भी जा सकते हैं। उसने उसकी ओर देखा। अब कोई झंझट नहीं है। उसे फिर उसका स्वर कुछ अजीब सा लगा, लेकिन वह मुस्कुरा रही थी और तब उसका मन फिर आश्वस्त हो गया। कॉरिडोर में व्हीलचेयर के पहियों की चरमराहट सुनाई दी थी। पास के क्यूबिकल में कोई ऊंचे स्वर में चीख रहा था। किसी स्त्री ने पर्दा उठाकर भीतर झांका था, लेकिन उसे वहां बैठा देखकर वह हड़बड़ाकर वापस मुड़ गई थी। उसने घड़ी देखी और फिर वह ओवरकोट पहनने लगा। तुम्हें ये चीजें खा लेनी होंगी, उसने अंग्रेजी में कहा। उसने सिर हिलाया। तुम समझी जो मैंने कहा? तुमने कहा तुम्हें ये चीजें खानी होंगी। उसने अंग्रेजी में उसका वाक्य दोहरा दिया। वे धीरे से हंस पड़े। उसने अपना मफलर गले में बांध लिया। खाली डफल बैग को कंधे पर लटकाकर वह स्टूल से उठ खड़ा हुआ। तुम अब जाओगे? हाँ, लेकिन कल मैं इसी वक्त आऊंगा, उसने कहा। वह अपलक उसकी ओर देखती रही। इधर आओ, उसने कहा। वह सिरहाने के पास झुका। उसने अपनी देह से चादर हटा दी और दोनों हाथों से उसका चेहरा अपने वक्ष पर खींच लिया। कोई आ जाएगा, उसने धीरे से कहा। आ जाने दो, उसने कहा। कुछ देर बाद जब वह बाहर आया, वसंत की रात झुक आई थी। हवा में धरती की सौंधी सी गंध का आभास था। उसने निश्चिंत होकर ठंडी ताजी हवा में सांस ली। अस्पताल के उस तंग, जरूरत से ज्यादा गर्म क्यूबिकल के बाद उसे बाहर का खुलापन बहुत सुखद प्रतीत हो रहा था। उसने घड़ी देखी। अभी 10 मिनट बाकी थे। उसे हल्की सी खुशी हुई कि वह प्राग जाने से पहले एक बियर पी सकेगा। कुछ देर तक वह पलंग पर आंखें मूंदे लेटी रही। जब उसे निश्चय हो गया कि वह अस्पताल से दूर जा चुका है, तो वह धीरे से उठी, खिड़की खोल दी। बाहर अंधेरे में उस छोटे से शहर की बत्तियां जगमगा रही थीं। उसे प्राग में अपने हॉस्टल का कमरा याद हो आया। वह सिर्फ 2 दिन पहले उसे छोड़कर आई थी, लेकिन उसे लग रहा था जैसे तब से एक लंबी मुद्दत गुजर गई है। वह कुछ देर तक वहीं निश्चल खड़ी रही। मैटरनिटी वार्ड से किसी बच्चे के रिरियाने की आवाज सुनाई दी थी। फिर सब खामोश हो गया। वह चुपचाप बिस्तर के पास चली आई। अपने सूटकेस से एक पुराना तौलिया निकाला। फिर उसने करीने से उन सब चीजों को लपेटा जो वह उसके लिए छोड़ गया था, और खिड़की के पास आकर उसने उन्हें बाहर अंधेरे में फेंक दिया। जब वह वापस अपने बिस्तर के पास आई, तो उसका सिर चकराने लगा था। स्टूल पर लीपा का पैकेट अब भी पड़ा था। उसने एक सिगरेट सुलगाई, लेकिन उसे उसका स्वाद फिर अजीब सा लगा। उसे फर्श पर बुझाकर वह पलंग पर लेट गई। एक छोटा सा गर्म आंसू उसकी आंखों से बहता हुआ उसके बालों में खो गया, किंतु पता नहीं चला। वह आराम से सो रही थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर करें।